हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कल कि जो मंथली एक्सपायरी है वहाँ पर हमें ऐसा अंदेशा था कि बाज़ार जो है सेल ऑन राइज वाली कैटेगरी में रहेगा और थोड़ा सा हमारा आउटलुक जो है नेगेटिव ही था। और कुल मिलाकर जैसा हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि एक नैरो रेंज के अंदर जो है बाज़ार जो है चल रहा है। और अभी आगे भी हमें ऐसी ही उम्मीद है कि बाज़ार अभी सेल ऑन राइज वाली कैटेगरी में ही शायद ट्रेड होता रहे। और उसका रीज़न यही है कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं जो अगले महीने के जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगे पेश होने, उससे पहले बैंकों के प्रोविजनल डेटा आएंगे तो वहाँ से कुछ संकेत मिलेंगे। तो बाज़ार अभी असमंजस की स्थिति में कि मैं अभी गिरूं या चढ़ूं। और रीज़न ये है कि जो जीडीपी के डेटा हैं वो तो पिछले क्वार्टर के थे ही वीक। और सबसे खास बात ये कि जो कंपनी की डेटा हैं वो जीडीपी जो ग्रोथ है उसके साथ वो कोरिलेट नहीं हो रहे। तो सबसे खास बात ये है कि जीडीपी के डेटा में तो डी ग्रोथ है ही, लेकिन सबसे खास बात ये भी है कि कंपनीज के जो रिजल्ट हैं वो पहले खराब हो गए थे। पिछले क्वार्टर में जब रिजल्ट देखे हमने तो खराब थे, तो बाजार इंतजार कर रहा है कि भाई अब इस क्वार्टर में रिजल्ट कैसे आएंगे। और वैल्यूएशंस अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती वैल्यूएशंस पर भारत के बाजार जो है उपलब्ध है। और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो मोमेंटम में है, वो 100+ से ऊपर की पी रेशो पर ट्रेड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर इंडेक्स के अंदर और बिकवाली हुई तो ये लाजमी है कि जिस तरीके से एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ख़राब हो चुकी है, जिस तरीके से आप रोज़ देखते हैं कि एडवांस डिक्लाइन में जो है डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा रहते हैं, अब वहाँ पर जो है इस बार अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स ख़राब होते हैं तो मुझे लगता है कि जो मार्केट है वो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा मचेगी। और निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी हो सकता है कि आपको 5-7% की करेक्शन और देखने के लिए मिल जाए अगर रिजल्ट ख़राब आते हैं तो बाजार अभी असमंजस की स्थिति में है। और यहाँ पर निफ्टी ने जो है अभी जो अपनी सपोर्ट लेवल्स हैं 23,700 23,800 के बीच में वहाँ पर काम करना शुरू किया है। ऐसी उम्मीद है कि भाई थोड़ा सा बाजार पिछले महीने अगर हम इस एक्सपायरी तक देखें तो ओवरसोल्ड हो गया था, तो बाजार एक बार ऊपर जाने की चेष्टा जरूर करेगा। बट हमें लगता है कि जैसे ऊपर जाएगा तो वहाँ पर एक सेलिंग आ जाएगी, फिर एक रेंज में ही फंस के रह जाएगा। तो अभी कोई डायरेक्शनल मूव हमें नहीं लग रहे हैं। लेकिन कल बीएससी की एक्सपायरी है, यानी कि BSE 30 की, तो हो सकता है कि आज तक की अगर हम बात करें तो आज एफएनओ के डेटा आए नहीं अभी। तो जो डेटा कल तक के थे अगर हम ध्यान से देखें तो बड़े प्लेयर्स की जो पोजीशन है वो स्लाइडली मंदी की साइड ही है। तो कल एक वोलेटाइल सेशन इस वजह से हो सकता है क्योंकि बीएससी की जो है एक्सपायरी है और बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी में अक्सर बाजार वोलेटाइल रहते हैं, तो एक वोलेटिलिटी का संकेत है। तो बात ये है कि अगर बाजार नीचे भी जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक सेलिंग इनिशिएट हो जाएगी। लेकिन कल की रेंज आज की रेंज से शायद बड़ी हो सकती है। आज भी जब निफ्टी 50 खुला तो सुबह खुलते के साथ ऊपर की तरफ छलांग लगाता हुआ नजर आया और 23,854 पर जाकर खड़ा हुआ। लेकिन बाजार में अचानक एक ही झटके में जब सेलिंग हुई तो निफ्टी अपने आप को नहीं संभाल पाया और फिर माइनस में भी चला गया और फिर दिन भर एक रेंज में ट्रेड करता रहा। वहीं निफ्टी 50 का अगर इंडेक्स की बात करें और उसके कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें तो कैंडल स्टिक भी एक नैरो रेंज में चलता हुआ नजर आ रहा है और ये शायद अभी और इसी तरीके से रेंज में चले। और रेंज के अंदर हमें लग रहा है कि जो पिछले महीने के लोस थे उनको शायद बाजार एक बार दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश करे और हो सकता है इसी महीने के अंदर जो बाकी वर्किंग डेज बचे हैं वहाँ पर इन लेवल्स के आसपास बाजार आ सकता है। और कुल मिलाकर जो बाजार के अंदर शेयर्स खरीदने के लिए जब अब ढूंढने जाओगे ना तो आपको कोई ऐसी वैल्यूएशन का शेयर नहीं मिलेगा जो आपको जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाए। बहुत सारे जो है सब्सक्राइबर जो हैं हमारे आप जो व्यूअर्स हैं वो बहुत बार एक सवाल पूछते हैं, सर आपको एशियन पेंट्स कैसा लगता है। मैं यही कहता हूँ, देखिएगा एशियन पेंट्स अच्छा शेयर है, नो डाउट। कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी भी रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से कंपटीटर आए हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी डेंट पड़ा है। उसके जो एक्सपेंशंस हैं वो भी अभी प्रॉफिटेबल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि जब आपके पास मोनोपोली टाइप की पोजीशंस रहती है, हालांकि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन थी, पहले भी 4 पेंट कंपनियां थी, लेकिन अब जिस तरीके से 3-4 और पेंट कंपनियां आ रही हैं
तो ये जो कंपटीशन है ये थोड़ा सा और बढ़ेगा और जो मार्जिन्स थे वो शायद मेंटेन नहीं कर पाएंगे ये। तो जो प्रॉफिट ग्रोथ है और जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स की जो रेशियो है वो सस्टेन नहीं होंगी। बेशक से कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन प्रॉफिट बढ़ने की दर जो है कम हो रही है और जिसकी वजह से जो दूसरी कंपनीज है वो मार्केट शेयर ले रही हैं। तो ये रीज़न है कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आपको एशियन पेंट्स अभी और गिरावट दिखाए और वहाँ पर आपको दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा कि भाई एशियन पेंट्स के रिजल्ट किस तरीके के आए हैं। तो वो यहाँ से जो इस बार के जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं उसके बाद एक पिक्चर क्लियर होगी कि क्या वो जो बाकी कंपटीटर्स हैं उनके कंपटीशन को एशियन पेंट्स अच्छे से फेस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो वहाँ पर एक बेहतर डिसीजन जो है लिया जा सकता है। और फिर दूसरी बात है कि जो क्रूड ऑयल है वो भी पिछले 5-6 साल से देखिएगा एक लोअर बैंड में ही बने हुए हैं, तो उसका बेनिफिट भी पेंट्स कंपनीज को है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो इनपुट कॉस्ट है यानी कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है अगर वो बढ़ती है तो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। हालांकि ये जो क्वार्टर है ये दिवाली सीजन या फेस्टिवल सीजन रहा है, तो ये सीजन इनका जो है काफ़ी अच्छा रहता है पेंट्स कंपनीज को। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक कम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट के अंदर कंपनी कैसा कर रही है और दूसरा कि पिछले साल के जो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स है उसके सामने कंपनी कहाँ पे खड़ी है इस बार। तो एशियन पेंट्स बेशक से आपको ऐसा लग रहा हो कि ऊपर से बहुत करेक्ट हो गया तो बहुत एक वैल्यूबल शेयर्स हो गया। तो हाँ, एक एशियन पेंट्स एक बेहतरीन कंपनी है और ब्लू चिप कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बट हो सकता है कि कभी कुछ और समय थोड़ा सा जो है एशियन पेंट्स के लिए अभी बीत सकता है और थोड़ा सा कंसोलिडेशन में भी कुछ और समय बिता सकता है और लोअर साइड की पोजीशंस भी जो है थोड़ी बहुत अभी बच सकती है और डिपेंड करेगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के हैं। तो बाजार वेट करेगा एशियन पेंट्स के लिए किस तरीके के रिजल्ट रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टाइटन और जेएसडब्ल्यू जैसे शेयर्स कमजोर थे। अदानी पोर्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अदानी इंटरप्राइज, भारतीय एयरटेल और मारुति सुजुकी। देखिएगा भारतीय शेयर बाजार में जो इंडेक्स के शेयर्स हैं ना उसमें अदानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती है और रीज़न ये आप लोग जानते हैं कि क्यों अदानी ग्रुप की जो शेयर्स हैं उनको दिक्कत होती नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि पीछे हंगामा भी रहेगा कि जीएसटी बढ़ गया और बहुत लोगों ने जो है क्रिटिसाइज़ भी किया। बट इंडिया के अंदर देखिएगा जी जो टैक्सेस हैं उसके लिए आप तैयार रहिए और टैक्स तो बढ़ते ही रहेंगे। और सीधी सी बात यह है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसको पालने की जिम्मेदारी जो है एक ऐसे ग्रुप की है या एक ऐसी पॉपुलेशन के एक सेगमेंट की है जो अच्छा पैसा कमाता है, तो उससे जो है टैक्स की वसूली की जाएगी। जो सुपर रिच लोग हैं वहाँ पर बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं देखिएगा वहाँ पर उनका जो है जनरली एक पॉलिटिकल फंडिंग्स होती है, तो कॉरपोरेट्स का जो इनकम टैक्स है वो कंपेरेटिवली जो है इंडिविजुअल से कम ही रहने वाला है। तो अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स के लिए तो टैक्स में से मुझे अगले बजट में भी कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पर इस गवर्नमेंट के आने के बाद ये तो हुआ है कि कॉरपोरेट टैक्स तो नेचुरली कम हुआ है, लेकिन जो इंडिविजुअल्स के जो टैक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हैं। और इवन जो हमारे लिए एलटीसीजी बिल्कुल टैक्स फ्री होता था इक्विटी वालों के लिए, वो भी अब 12.5% आ गया है। इसी तरीके से जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कंपनियां पे करती थी उसकी जिम्मेवारी भी अब जो है शेयर होल्डर्स के ऊपर आ गई है। तो अल्टीमेटली टैक्स के मैटर पर ये गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअल्स या मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही ख़राब रही है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्योंकि अब बजट की चर्चाएं होनी शुरू हो जाएंगी, मैं इसलिए आपके साथ ये बातें कर रहा हूँ कि बजट से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। टीवी के जो न्यूज़ चैनल्स हैं या न्यूज़ एंकर्स हैं वो आपको बहुत लंबी लंबी बातें सुनाते रहेंगे, प्री बजट रैली और ये रैली और वो रैली, वो सब सुनते रहिएगा। बट मुझे देखिएगा बजट से कोई खास उम्मीद नहीं है। और जितने भी बजट आए हैं इस गवर्नमेंट के वहाँ पर बस एक ही चीज़ देखने के लिए मिलती है कि भाई साहब एक इंडिविजुअल्स या जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास सेगमेंट है उसका खून कैसे निचोड़ना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम बजट से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे। बस आप ये समझ लीजिएगा कि भाई अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो टैक्स देने के लिए आप तत्पर रहिएगा। निफ्टी बैंक 51170 ये है आज के लेवल्स। और हमारी चर्चा भी यही थी भाई देखिएगा निफ्टी बैंक के अंदर तो हम स्पेशली बोल ही रहे थे कि ऊपरी लेवल्स पर टिकेगा नहीं, और ऐसा हुआ भी नहीं कि भाई ऊपरी लेवल पर खुले फिर 51740। और हमने एक स्ट्रेटेजी जो कल आपके साथ चर्चा की थी उसी के अकॉर्डिंगली हमने जो है आज भी काम किया था। और कुछ पोजीशंस ऐसी थी जो हमने इंट्राडे में ही समेट दी कि भाई ठीक है जो भी एडिशनल पोजीशंस बनाई थी वो इंट्राडे में ही निपटा दी। अब यहाँ पर देखें तो निफ्टी बैंक में भी हमारे मन मुताबिक जो है
आज काम होता हुआ नजर आया। अभी हमें लग रहा है कि निफ्टी बैंक भी एक रेंज में रहेगा और निफ्टी बैंक जब तक 51,100 को होल्ड किए हुए तब तक चिंता की बात नहीं है। आज भी 51,100 के नीचे गया था लेकिन 15-20 मिनट में ऊपर आ गया। तो अल्टीमेटली 51,000 अगर अब क्रैक होता है तो बाजार का जो बेस है निफ्टी बैंक का वो 50-500 50-600 के आसपास होगा, जहां पर काफ़ी कम हो सकता है, 5-7-10 दिन भी बिता सकता है उन लेवल्स के आसपास। तो 50,000 और 51,000 के बीच में बाजार चला जाएगा तो फिर वहां पर भी 5-7 दिन बिताने का टाइम है, तब तक बैंकों के प्रोविजनल डेटा आ सकते हैं। ऊपरी लेवल्स पे देखें तो ऊपरी लेवल्स पे भी थोड़ी सी संभावना आज बनती है, क्योंकि जिन लोगों की मंदी की पोजीशंस बनी थी तो वो अब इतना एग्रेसिवली मंदी नहीं करेंगे, तो वो बाजार को थोड़ा सा ऊपर आने भी दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें लगता है कि बाजार थोड़ा सा ऊपर जाने की भी गुंजाइश रखता है, थोड़ा नीचे जाने की भी गुंजाइश रखता है, लेकिन ऊपरी लेवल पर सेलिंग पक्की आएगी। अगर 51,000 के नीचे चला जाता है तो फिर एक बाजार की नई रेंज बन जाएगी 50,000 से 51,000 के बीच में। बाजार जब तक 50,100 को होल्ड कर रहा है तो ऊपरी लेवल पर हो सकता है कि जो आज के हाईज हैं 50, 51,700, 51,800, इवन 52,000 तक भी एक बार अटेम्प्ट अब कर सकता है, क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी थी और जो मंथली एक्सपायरी थी वो निपट गई है। तो ऊपर जाने की भी संभावना है, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, मतलब इंट्राडे बेसिस पे नहीं। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे कि अगर 52,000, 52,100 पे बाजार चला जाता है तो वो तुरंत गिरेगा ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद बाजार को आना नीचे ही है। निफ्टी बैंक में देखिएगा आज जिस तरीके से ये जो गैप वाला एरिया था वहां पर भी बाजार ने काम कर लिया और यहाँ पर पहले भी बहुत जबरदस्त काम हुए। ये एक ऐसी रेंज है 51 से 52 जब बहुत काम हो चुका है। अब हमें लग रहा है कि इसी तरीके के जो पैटर्न्स है ना वो 51 से जो 52 के बीच है वो 50 से 51 के बीच में काम होगा। तो अभी हमें लग रहा है कि अगर एक बार 51,000 टूट जाएगा तो 7-8-10 दिन बाजार 50,000 से 51,000 की एक रेंज में काम कर सकता है। जब तक 51,000 के ऊपर है, 51,000 के ऊपर है बाजार, तब तक बाजार में ये स्कोप बनता है कि बाजार 52,000, 52,100, 52,200 तक एक बार अटेम्प्ट करने जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी पर हमें डाउट है, तो जब तक 51,000 होल्ड कर रहा है तब तक हम एक पुल बैक जो है टेम्परेरी बेसिस पर अजूम कर रहे हैं। लेकिन परमानेंटली अगर हम देखें तो बाजार ने नीचे आना है, लेकिन कब आना है नीचे? क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के बाद। तो जो प्रोविजनल डेटा आएंगे बैंकों के, अगर वो बेहतर होते हैं तो बाजार 52,500 उधर अटेम्प्ट करेगा। अदरवाइज अगर 51,000 तोड़ देता है तो बाजार नीचे की तरफ एक 50,000, 49,800 के आसपास की एक रेंज है, तो बाजार 5-7-10 दिन वहां पर बिताने की पूरी ताकत रखता है। और किसी भी कीमत पे अगर 49,800 टूटता है तो बाजार के अंदर एक जबरदस्त बैंक निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। आगे की अगर हम बात करें आज, तो आईसीआई बैंक ने जो है कुछ भी नहीं किया, मतलब फ्लैट रहा। हालांकि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे जो शेयर्स थे वो कमजोर कर रहे थे बैंक निफ्टी को। वहीं पर अगर हम देखें तो एफआईज के जो डेटा है आज माइनस में थे, लेकिन बहुत ज़्यादा माइनस नहीं थे, मतलब डीआईज ज़्यादा मजबूती के साथ आज खरीदते नजर आ रहे थे। तो 2376 करोड़ की जो सेलिंग थी एफआईज की, उसके सामने 3336 के जो करोड़ की जो है बाइंग डीआईज ने की। और अभी बाकी प्रो डेटा है नहीं है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की 0.87 पर, लेकिन बैंक निफ्टी की स्लाइटली ओवरबोट की तरफ जा रही है। तो हो सकता है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक सेल ऑन राइज हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। और हम एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ। क्यों? क्योंकि कल बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी फ्लैट ही चल रहा है, मात्र 0.22% की कमजोरी है। ब्रेंट क्रूड $74 पे, ऑप्शन चेन के डेटा में भी कुछ खास है नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।